चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न ले लिया है वाई स्क्वायर ऋण 5y धन 6 का गुणनखंड कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल कर लेते हैं इस प्रश्न को और यहाँ पे एक बार नोट करते हैं इसको। जो हम लोग का बहुपद है वाई स्क्वायर ऋण 5y धन 6, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना रहता है ना, जो भी आपके पास द्विघात बहुपद लिख दे इसमें पहले और अंतिम पद का गुणा कीजिए, ठीक है। पहले तो घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए। यदि देख रहे हैं यहाँ पे चर पर अधिकतम 2 घात है, ठीक है, वाई पर 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर यहाँ पर 0 घात है। तो यहाँ पर ना पहले घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए। घातों को घटते क्रम में लिखने के बाद ना पहले और यहाँ पे अंतिम पद का आपको पहले और अंतिम पद का गुणनफल आपको करना रहता है ना। जब यहाँ पे घातों घटते क्रम में लिखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से रहता है। यदि इसको ना व्यापक रूप में हम लोग लिखें तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, ठीक है, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या है और जो ए है ना वह 0 के बराबर कभी नहीं होगा, नहीं तो यह रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस चर y है, ठीक है, y चर के हिसाब से लिखा गया वाई स्क्वायर ऋण 5y धन 6, इसी का हम लोग को गुणनखंड करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए। यदि घातों को घटते क्रम में नहीं है तो पहले घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं चर पर 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, फिर 0 घात है। तो अब यहाँ पर ना अब यहाँ पर पहले और यहाँ पे अंतिम पद का गुणा कर दीजिए, है ना। जो यहाँ पर जो भी चर पर 2 घात रहे, चर पर 2 घात और यहाँ पे अचर पद, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, है ना। गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे पहला पद और अंतिम पद का, ठीक है, मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पे धन 6 का गुणा कर लेते हैं ना, जो भी आपका चिन्ह के साथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है, धनात्मक ही ले लिया गया है। वाई स्क्वायर का और 6 का आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6y स्क्वायर ही मिला आपको। तो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करने के बाद ना जो आपको गुणनफल मिला ना, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल करने के बाद तो यहाँ पर आपको ना देखिए 2 ऐसी संख्याएं चाहिए ना जिनको आप जोड़ दें, a प्लस बी, 2 संख्याओं को जोड़ देना तो यह मध्य पद मिले, ठीक है। यहाँ पे ऋण 5y मिले, मध्य पद जो है वह मिल जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का आप गुणा कर देना तो यहाँ पे पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल मिले। पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल यही है, 6y स्क्वायर मिले। तो देखिए वे दोनों संख्याएं हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि जिनको यहाँ पे जोड़ने पर मध्य पद मिले और जिनको गुणा करने पर प्रथम और अंतिम पद का यह गुणनफल मिले, तो वो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और देखिए इससे पहले एक बात और आप ध्यान में रखेंगे ना, यहाँ पे अभी हम बताते हैं। देखिए आप यहाँ पे जो आपके 3 पद है ना, 3 पद लिखे हुए उसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है। तो आपको गुणनखंड करने के लिए देखिए इस प्रकार से उसके पास चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। या तो चारों धनात्मक हो जाए, ठीक है, कुल 4 पदों, यहाँ पे मध्य पद को हम लोग 2 पदों में विभाजित करेंगे, ठीक है। एक पद यह हो गया, एक प्रथम पद और यहाँ पर अंतिम पद, और मध्य पद को अभी 2 पदों में हम लोग विभाजित करेंगे तभी इसका हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे, ठीक है। 2 को साथ में लेकर गुणनखंड किया जाता है। देखिए या तो चारों धनात्मक हो जाए, मतलब चारों के पास चिन्ह धनात्मक रहे, या तो यहाँ पे धन हो जाए, ऋण हो जाए, धन हो जाए, ऋण हो जाए, इस प्रकार से चिन्ह रहे। या तो धन, यहाँ पे यह भी धन धन और यहाँ पर यह भी ऋण ऋण, तब हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे। या फिर यहाँ पर यह धन हो जाए, फिर ऋण हो जाए, फिर ऋण और फिर धनात्मक हो जाए, इस प्रकार से आपको चाहिए होता है। मतलब यहाँ पे 2 मतलब जोड़ा में रहे जो भी चिन्ह रहे। यहाँ पे जैसे धनात्मक धनात्मक हो गया, मतलब यहाँ पर भी यह भी धन, यह भी धन, मतलब चारों धन है, ठीक है। और यहाँ पे धन ऋण है, फिर धन ऋण है, और 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पर 2 ऋणात्मक है। तो इसी प्रकार से बनाना है आपको, जैसे चिन्ह जो भी रहे ना जोड़ा में रहे। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर ना तो वाई स्क्वायर है, यह धनात्मक है चिन्ह, और यहाँ पर भी यह धनात्मक है, और यहाँ पे देख रहे हैं ना चिन्ह ऋणात्मक आ गया। तो अब क्या होगा, हम लोग को यदि गुणनखंड करना है तो हम लोग को यहाँ पे दोनों ऋणात्मक ही चिन्ह चाहिए। जो मध्य पद को हम लोग 2 पदों में विभाजित करेंगे ना तो यहाँ पे दोनों हमें ऋणात्मक ही चिन्ह चाहिए, है ना। यहाँ पे यह धनात्मक यह धनात्मक है, तभी यह गुणनखंड हो पाएगा, ठीक है। देखिए यही वाला बनेगा। इन्हीं प्रकार से चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे ना, 2 धनात्मक होना चाहिए, 2 ऋणात्मक होना चाहिए, या सभी धनात्मक हो, इस प्रकार से हो। तो देखिए हम लोग को ना इसी को गुणनखंड करना रहता है। जो प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल रहता है ना उसी को आप ले लीजिए और उसी का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 6y स्क्वायर है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6y स्क्वायर है ना। देखिए इसी को हम लिख देते हैं, और जो भी आपके पास अंक है इसमें, ठीक है, जो भी संख्या है उसका आप गुणनखंड कर लीजिए। किस प्रकार से आप 6 प्राप्त कर सकते हैं, देखिए 3 में आप 2 का गुणा करके 6 प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और किस प्रकार से आप 6 प्राप्त कर सकते हैं, जब आप 6 में 1 का गुणा कर देंगे तब। तो इसी कुल 2 प्रकार से आप 6 को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो गुणनखंड करने पर ना यही आपको 2 संख्याएं निकलेंगी। कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पर यदि हम लोग ना दोनों को ऋणात्मक ही लेना है हम लोग को, यदि इसको भी ऋणात्मक हम ले लें और इसको भी ऋणात्मक ले लें तभी हम लोग को यहाँ पे दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ही ऋण 5 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को ऋणात्मक ऋणात्मक करके जोड़े तभी आपको ऋण 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को ऋणात्मक ऋणात्मक करके लेंगे तो ऋण 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये मध्य पद नहीं आपको आ पाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप मध्य पद प्राप्त कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बस अब y लगा दीजिए, है ना। जैसे संख्याओं का आप देख लेते हैं कि कौन सी संख्या आपको चाहिए, मतलब जोड़ने पर जो संख्या आपको प्राप्त होनी चाहिए उसके बाद आप यहाँ पे y लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लगा देते हैं y, तो यहाँ पे ऋण 3 y हो जाएगा और धन यहाँ पे ऋण 2 y,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मध्य पद मिलेगा, ठीक है, ऋण 5y, ठीक है, ऋण 3y और ऋण 2y को जोड़ेंगे तो ऋण 5y मिलेगा। और यहीं यदि इनका गुणा करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ऋण 3y और गुणा कर दीजिए ऋण 2y का, तो ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या मिलेगी, ठीक है, धनात्मक संख्या, और 3 दूना 6 हो जाएगा और y का y में कर देंगे तो y² हो जाएगा, ठीक है, जो कि यही मध्य पद और अंतिम पद का गुणनफल आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप दोनों संख्याओं को प्राप्त कर पाएंगे जिनको जोड़ने पर मध्य पद मिले और जिनको गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल मिले, है ना। पहला काम क्या करना है आपको, बहुपद को घटते क्रम में लिख देना है, घातों को घटते क्रम में लिख देंगे और फिर इन चिन्हों में से मिला लीजिए, है ना, कि मतलब यहाँ पे या तो चारों धनात्मक हो जाए या दो धनात्मक रहे दो ऋणात्मक रहे। तो हमने देखा कि दोनों का चिन्ह यहाँ पे धनात्मक धनात्मक था, तो हमें पता चल गया कि मध्य पद दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग उसका गुणनखंड कर पाएंगे, है ना। दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो हमने यहाँ पर 6 का गुणनखंड किया, जो प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल है ना उसको लिख लिया, और यहाँ पे उसका जो भी अंक इसके पास रहे इसको देख लीजिए कि आप किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। इस जो हम लोग का अंक था 6, तो यहाँ पे 6 को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ पे 3 में 2 का गुणा करके 6 प्राप्त कर सकते हैं और 6 में 1 का गुणा करके 6 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता था कि दोनों चिन्ह हमें चाहिए ऋणात्मक, तो ऋण ऋण लगाकर हमने चेक किया तो यहाँ से ऋण 5 निकल रहा था, यहाँ से ऋण 7 निकल रहा था, तो ऋण 7 वाला तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग का मध्य पद यहीं था, मध्य पद यहीं ऋण 5y था, है ना, तो ऋण 5 हमें संख्या चाहिए था, तो ऋण 5 यहीं से मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऋण 3 और ऋण 2y को जोड़ देंगे, ऋण 3y और ऋण 2y को जोड़ेंगे तो ऋण 5y मिल जाएगा, आपका मध्य पद मिल जाएगा। और यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 2 का आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसी को आपको चाहिए होता है, इसी को लिख लीजिए, यहाँ पे ऋण 5y के स्थान पर मध्य पद के स्थान पर हम लोग इसी को लिख देंगे, ठीक है, इतना हम नोट कर देते हैं मध्य पद के स्थान पे। चलिए यहाँ पर नोट करते हैं y², और यहाँ पे ऋण 5y के स्थान पर यहाँ पे हम लोग को इसी को नोट करना है, ठीक है। या तो आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं, जिसको इच्छा करे पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऋण 3y और यहाँ पे ऋण 2y लिखना है, तो हम लिख देते हैं ऋण 3y पहले लिख देते हैं, फिर ऋण 2y लिख देते हैं, और चलिए फिर धन 6 है आपका। चलिए अब आपको क्या करना है, कुल 4 पद हो जाएगा। जब यहाँ पे ना मध्य पद को 2 पदों में विभाजित कर देंगे तो अब कुल 4 पद हो जाएगा। देख रहे हैं, यदि ऋण 3y ऋण 2y जोड़ देंगे तो आपको ऋण 5y फिर वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब कुल 4 पद हो गया, पहले 3 पद था, अब कुल 4 पद हो गया। अब 2 पदों को साथ में ले लीजिए, इन दोनों पदों को इस प्रकार से साथ में ले लीजिए, ठीक है, और इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ हो रहा है उसको उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो इन दोनों पदों में देख रहे हैं y उभयनिष्ठ है तो y को उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है। y उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, y पर 2 घात है, मतलब y का यहाँ पर 2 बार 2 गुणनखंड है, y गुणते y है, तो एक y हमने उभयनिष्ठ लिया, एक y यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही y था, इसका उभयनिष्ठ ले लिया तो सिर्फ यहाँ पे ऋण 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोष्टक में y ऋण 3 है, तो इसमें भी हम लोग को y ऋण 3 बनाना पड़ता है ताकि हम लोग उभयनिष्ठ कर पाएँ। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है ना, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह के साथ हम लोग 2 कामा ले लेते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी मिल जाएगा 2 इसमें मिल जाएगा, है ना, इन दोनों पदों में, और ऋण चिन्ह भी हम ले लें। क्यों ऋण चिन्ह हमने ले लिया, ताकि ये जो धनात्मक चिन्ह है वो ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋण 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो y धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाएगा, ऋण यहाँ पे, और इसमें भी जिन पदों में से हमने 2 उभयनिष्ठ लिया ना उसमें यह मतलब रहता है कि जो भी आप उभयनिष्ठ ले रहे हैं उससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे ऋण 2 से इस पद में भी, ऋण 2 से इस पद में भी भाग देंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा और संख्या 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ y बचा पहले पद में, और दूसरे पद में यदि भाग देंगे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा, और यहाँ पे 6 में यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 3 ही आपको मिलेगा, यही कोष्टक मिला। अभी यहाँ पे ना ऋण 2 का यहाँ पे इन दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो फिर यहीं वापस मिल जाएगा, ठीक है। ऋण 2 का y में गुणा कर देंगे, ऋण 2 का धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही मिलेगा, और 2 का y में गुणा कर देंगे 2y मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक संख्या मिलेगी, और 2 3 6 मिल जाएगा, फिर वापस ही मिलना चाहिए। तो अब देखिए पहले 4 पद था, अब इसको हमने 2 पदों में विभाजित कर लिया, एक पद या एक पद या, तो इन दोनों पदों में देखेंगे यदि आपने सही से गुणनखंड कर रहेंगे तो जो भी कोष्टक की राशि रहेगी दोनों में सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी y ऋण 3 है, यहाँ पर भी y ऋण 3 है, दोनों पदों में से, तो y ऋण 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए, y ऋण 3 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। उभयनिष्ठ लेने के बाद जो कुछ बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, y ऋण 3 इसमें से भी उभयनिष्ठ ले लिया गया, इसमें से भी, तो यहाँ पे y बचा हुआ है और ऋण 2 बचा हुआ है, y ऋण 2 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसका जो y² ऋण 5y धन 6 था इसका हमने गुणनखंड कर दिया। यदि इस बहुपद का शून्य का निकालना रहता है ना तो बस इसको आपको सिंपली 0 के बराबर करना रहता है। शून्य का मतलब ये होता है ना कि इस बहुपद में यहाँ पे जो भी चर रहे, यहाँ पर y ही चर है, तो y के स्थान पर हम लोग क्या मान रख दें कि यह बहुपद पूरा शून्य हो जाए, वही हो जाता है बहुपद का शून्य। तो यदि y बराबर यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद आपको पता चल जाता है ना, यदि y के स्थान पर अभी हम लोग 3 प्रतिस्थापित कर देना, इसको 0 करना रहता है बराबर, ठीक है। जो भी आपके पास गुणनखंड है यहाँ पे यह रैखिक बहुपद बन गया ना, तो यहाँ पे आप 0 के बराबर करके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। y ऋण 3 बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर आपको 3 निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे y के स्थान पर यदि आप 3 प्रतिस्थापित कर दें तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बहुपद का एक शून्य 3 बनेगा,
और यहाँ पे धन 2 1 बनेगा। धन 2 यदि प्रतिस्थापित कर देंगे इस बहुपद में y के स्थान पे तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो बहुपद का शून्य हो जाएगा। यदि निकालना रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार से निकालते हैं। देखिए बारी बारी से यहाँ पे जो भी रैखिक बहुपद है, यहाँ पे y ऋण 3 है ना, इसको 0 के बराबर करिए तो y बराबर आपको क्या निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। मतलब इस बहुपद में यदि 3 y के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे पूरा बहुपद को शून्य कर देगा। तो इसी प्रकार से हमने बहुपद का गुणनखंड करना सीखा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।